लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की चौतरफा एक्शन जारी है। एक तरफ सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजीपी समाज में कानून का भरोसा कायम करने के लिए खाकी यानी कानून के रखवालों को भी नसीहत दे रहे हैं। बोल दिया सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराधियों पर अंकुश और समाज में भरोसा कायम करने के लिए सरकार कितनी सख्त है, आप इन दो बयानों से समझ सकते हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए साफ कह दिया कि उन्होंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा, उसे 48 घंटे के भीतर पुलिस उसी भाषा में जवाब देगी। तो बिहार के डीजीपी ने जनता में विश्वास कायम करने के लिए कानून के रखवालों को ही नसीहत दे दी। डीजीपी ने मोतिहारी की महिला थानेदार के रौब और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश दे दिया। डीजीपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए डूब मरने तक की बात कह दी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा। पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता। हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू ए सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। सीएम सम्राट की अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी और बिहार के डीजीपी का कानून के रखवालों को नसीहत। इन दोनों बयानों से साफ हो गया है कि सम्राट सरकार न अपराधियों को छोड़ने के मूड में है, न ही ऐसे पुलिसकर्मियों को जो वर्दी और पिस्टल का रौब दिखाकर महिलाओं के उत्पीड़न और वसूली में लगे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा और इंसाफ दिलाना है, न कि डर पैदा करना। एक तरफ सम्राट सरकार ने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है, तो दूसरी तरफ कानून के रखवालों पर भी कमान कसने में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना के दानापुर और ताड़ी गोदाम इलाके से आई दो दर्दनाक घटनाओं ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। कहीं दहेज के लिए मौत हुई तो कहीं घरेलू हिंसा ने पत्नी को मौत के घाट उतार रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। पापा मम्मी लड़ाई करके पापा मम्मी को फांसी कर। एक बार फिर से औरत की जिंदगी सवाल बन गई है। दानापुर में दो जघन्य वारदातें, जहां प्यार का रिश्ता खून से सन गया। कहीं पति ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर दी तो कहीं घरेलू हिंसा के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पहली कहानी न्यू प्रगति नगर की है, जहां एक लोको पायलट पति अपने ही घर की जूली यानी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उस पर आरोप है कि दहेज के लालच में पति और देवर ने पहले जूली का गला घोंटा और फिर उसकी गरिमा को झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची को गला दबा करके हत्या की गई है और लाश छिपाने के लिए इन्होंने यहाँ से जो हुआ सगुना मोड़ पर, घटना हुआ सगुना मोड़ पर, लाश छिपाने के चलते इन्होंने भगा करके भागते भागते ले गए आरा डिस्ट्रिक्ट। कौन थाना है? कौन थाना? सिन्हा थाना। सिन्हा थाना अंतर्गत घाट पर झाड़ी में डेड बॉडी को फेंक दिया गया। प्रशासन को देखा फेंक करके भाग गया। लानत है ऐसे पति पर, धिक्कार है ऐसे लोको पायलट पर जो एक निहत्थी औरत का गला दबाकर खुद को शूरवीर समझता है। और मनोरंजन सिंह, अगर दहेज की खातिर इतनी ही भूख थी तो भीख मांग लेते, अपनी पत्नी का गला क्यों घोटा? पत्नी की लाश को कचरे की तरह झाड़ियों में फेंकते वक्त क्या तेरा हाथ नहीं कांपा?
क्या ये तेरी परवरिश थी कि जिस हाथ में पत्नी का हाथ थामना था, उन हाथों से उसका दम घोट दिया? एक महिला जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष, उसके पति एवं अन्य ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसका जो शव है वो छुपा दिया है। अभी जूली का इंसाफ सड़क पर ही था कि ताड़ी गोदाम की गलियों से चंपा देवी की लाश निकली। यहाँ भी कहानी वही है, संदिग्ध मौत, मारपीट के निशान और पंखे से लटकता फंदा। परिजनों का आरोप है कि पति ने पहले मारपीट की, फिर फांसी लगा दी। पापा मम्मी लड़ाई करके पापा मम्मी को फांसी कर दी। क्या नाम हुआ? कल कितना बजे? 6 बजे। क्या नाम है तुम्हारा? पापा मम्मी लड़ाई करके पापा मम्मी को फांसी कर दी। इस मासूम के दर्द को समझिए, जिसने अभी अभी अपनी माँ, उसका लाड, उसका प्यार खोया है। और उस बुज़दिल पति को देखिए जिसने चंपा देवी को पहले जानवरों की तरह पीटा, फिर उसे फंदे पर लटका दिया। वाह, क्या खूब मर्दानगी दिखाई। बंद कमरों में अपनी ताकत का मुजाहिरा करने वाले ये पति भूल गए कि वे रक्षक नहीं, समाज के वो नासूर हैं जिन्हें सलाखों के पीछे तड़पना चाहिए। जो कि ताड़ी गोदाम अखाड़ा दानापुर थाना जिला पटना की रहने वाली है। उनके पति द्वारा उनका और अन्य ससुराल वालों द्वारा उनका गला दबाकर हत्या। ये पति कहलाने के लायक नहीं, ये वो आदमखोर हैं जो शादी के नाम पर शिकार ढूंढते हैं। जूली हो या चंपा, इन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बस यही कि उन्होंने तुम जैसे दरिंदों पर भरोसा किया। आज दानापुर की गलियां इन हत्यारों के खिलाफ थूक रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 कुछ सुलगते सवाल पूछ रहा है। दहेज के दानवों पर कार्रवाई कब होगी? आरोपी फरार, पुलिस कब करेगी गिरफ्तार? कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? पुलिस सो रही, बेटियां मर रही, तो जिम्मेदार कौन? दहेज के दानवों पर क्या लगाम लगेगी? क्योंकि अब वक्त आ गया है समाज इन दहेज के भेड़ियों को पहचान ले। इन्हें सिर्फ जेल नहीं, बल्कि ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई पति अपनी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत ना कर सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। देश में एक बार फिर नीट परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को देश भर के सेंटर पर आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया। अब इस फैसले के बाद से ही छात्रों में आक्रोश है। कई जगह छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे। रिपोर्ट के जरिए समझिए नीट पेपर लीक कांड की पूरी कहानी। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। री एग्जाम की तारीख जल्द तय किए जाने की बात कही गई है। नीट पेपर लीक केस की जांच अब सीबीआई करेगी। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। पटना के मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स जो इस बार दिए थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत किए होंगे। बहुत स्ट्रेस में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मतलब अब उतना तैयारी की मेहनत से अब फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक ही चीज़ को बार बार देंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। बताया जा रहा है कि जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। जयपुर में एनटीए की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक की बात सामने आई है। पहले केरल से व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्रों के पीडीएफ के लीक होने की बात सामने आई थी। 3 मई 2026 को हुई थी नीट की परीक्षा, जिसे रद्द कर दिया गया है। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई तारीख जल्द घोषित होगी। सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। मई 2026 के लिए किया गया पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। परीक्षा फीस वापस की जाएगी। नई परीक्षा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होगी। बार बार परीक्षाओं के रद्द होने से छात्र परेशान होते हैं, पर सॉल्वर गैंग पर सख्ती न किए जाने से इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर तक आसानी से लीक करा दिए जाते हैं। सवाल है, बार बार परीक्षाएं क्यों कैंसिल होती हैं? बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ क्यों? पेपर लीक से सबक क्यों नहीं लेती सरकार? 23 लाख बच्चों को आखिर कौन जवाब देगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज कर पेपर लीक की जांच में सीबीआई जुट गई है। सीबीआई ने राजस्थान पुलिस के दर्ज एफआईआर को टेक ओवर कर लिया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने अब इस केस को टेक ओवर कर लिया है और अब आगे जांच पड़ताल जारी है। नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद अब कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा, परीक्षा रद्द होने के मूल कारण का पता लगाना होगा। आज सब कुछ मैनेज हो रहा है, राजस्थान इसके लिए हॉट बना हुआ है। गुरु रहमान ने कोचिंग संस्थाओं की भी जांच की बात कही। गुरु रहमान ने कहा, इसके तार कहीं ना कहीं बिहार, यूपी और झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। परीक्षा कैंसिल करना इसका उपाय है। इसका उपाय है कि कौन मूल कारण है, और मूल कारण है एनटीए। पहले स्कॉलर बैठते थे, क्वेश्चन आउट होता था, अब कुछ नहीं, मैनेज होता है परिस्थिति। हॉट केक बन गया था राजस्थान। आपको बता दें कि राजस्थान हॉट केक बन गया था। वहां पर लोग सेंटर देते थे, वहां पर सारे कोचिंग वाले उमड़ के चले गए। कोचिंग वाले की संलिप्तता की जांच नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त ढंग से होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका तार कहीं ना कहीं से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से भी जुड़ा हुआ है। तो नीट परीक्षा रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा, 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया है। बिहार और देश में पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। उसका पूरा समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसका उम्र निकला जा रहा है। और बार बार जो है नीट पेपर घोटाला, पेपर लीक जैसे वारदात जो है एनडीए की सरकार में लगातार हो रही है। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा छात्रों के जीवन के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। जो काबिल है, जो मेहनत करता है, जो योग्य है, उसको जो है उसके साथ नाइंसाफी। गोपालगंज पुलिस ने मानवता के खिलाफ हो रहे एक बड़े अपराध को उजागर करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 15 ऑर्केस्ट्रा समूहों पर एक साथ छापा मारकर पुलिस ने बाल तस्करी और शोषण के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। मजबूरी के नाम पर इन नन्ही जानों को जबरन डांस कराया जाता था। पुलिस ने छापेमारी कर 44 बच्चियों को आजाद कराया है। रात की रंगीन रोशनी और तेज म्यूजिक के पीछे छिपे उस शोर को सुनिए जो तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं दब गया था। गोपालगंज पुलिस ने मनोरंजन के नाम पर चल रहे एक ऐसे घिनौने साम्राज्य का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक साथ 15 ऑर्केस्ट्रा समूह पर छापेमारी की गई और मुक्त कराई गईं 40 से ज्यादा मासूम जिंदगियां, जिनकी उम्र महज 10 से 17 साल। वो उम्र जिसमें हाथ में कलम होनी चाहिए थी, वहां इन बच्चियों के पैरों में घुंघरू बांध दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में बाल तस्करी और शोषण के आरोप में 22 दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने इन लड़कियों को रेस्क्यू कराने के बाद मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और जो बाकी ऑर्केस्ट्रा जो संचालक है जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन बच्चियों की खता सिर्फ इतनी थी कि ये गरीब थी। इनकी मजबूरी को इन ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने अपना व्यापार बना लिया। पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे इलाकों से इन्हें बेहतर काम का झांसा देकर लाया गया, लेकिन यहाँ इन्हें मिला बंद कमरों का टॉर्च, जबरन डांस और रूह को छलनी कर देने वाला यौन शोषण। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि मनोरंजन की आड़ में बच्चियों का सौदा अब और नहीं चलेगा। लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं? उन घावों का क्या जो इन मासूमों के मन पर ताउम्र के लिए छोड़ दिए गए हैं? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात उस बयान की जिसने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली और पटना तक की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके एमएलए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित बयान दिया है। उदयनिधि ने विधानसभा में कहा, भेदभाव करने वाला सनातन खत्म हो। पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने संबंधी बयान दिए थे। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सनातन
जिसने लोगों को बांटने का काम किया उसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर सियासत गर्मा गई है। வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। स्टालिन और उनके सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि सनातन धर्म कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, आस्था और जीवन पद्धति है। सनातन को समाप्त करने की बात करना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोग बार बार हिंदू आस्था पर हमला कर अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। भाजपा स्पष्ट कहना चाहती है कि सनातन को मिटाने की सोच रखने वाले स्वयं राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हर किसी को अपना काम करने की छूट है। ऐसे में किसी एक धर्म के खिलाफ बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह का बयान स्टालिन ने दिया है वो अत्यंत शर्मनाक है, निराशाजनक है, अति निंदनीय है। देखिए, मेरे हिसाब से सूखे नशे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, या फिर स्टालिन साहब को किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ठीक है, उनके परिजन नहीं दिखा पा रहे हैं, समाज है, हम आप हैं, सबकी जिम्मेदारी है भाई, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से उन्हें दिखा लें, या फिर ये देखें कि सूखे नशे का सेवन वो कितनी मात्रा में करते हैं। उनकी स्थिति गंभीर है, उनको तत्काल इलाज की जरूरत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी 2023 में उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। आपको वो बयान भी दिखाते हैं। மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोला है। रोहित कुमार सिंह ने उदयनिधि को देश विरोधी बताया। रोहित ने कहा, रस्सी जल गया, ऐठन नहीं गया है। जनता ने घर बैठा दिया, फिर भी होश नहीं आया। धर्म के संदर्भ में बोला है उदयनिधि जी, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया क्या? चुनाव में पराजित हो गए, देश में आपकी निंदा हो रही है, पूरे देश से परिवारवादी शक्तियों को जनता उखाड़ फेंकने में लगी हुई है। क्या चाहते हैं आप? अपनी सीमा में रहिए, सनातन धर्म के खिलाफ कुकृत्य करने का षड्यंत्र से बचिए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में बाल गृह से फरार 10 बच्चों में से 3 बच्चे मिल गए हैं, लेकिन अभी भी 7 बच्चे हैं जो लापता हैं। बाल गृह से बच्चों के भागने की घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बाल गृह के सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई कब होगी। चमचमाती बिल्डिंग, विशाल चार दीवारी के ऊपर लगे मजबूत जाल, लोहे के मजबूत गेट। मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय स्थल की इस तस्वीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से बच्चे भाग जाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर के इस बाल गृह से फरार 8 बच्चों का अब तक पता नहीं चल सका है। आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार हुए थे, जिसमें 2 बच्चे मिल चुके हैं, लेकिन लापता 8 बच्चों का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है और बच्चे बाल गृह से कैसे भागे, ये भी सवालों के घेरे में है। 10 बच्चे फरार हो गए। इस घटना को 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक उन बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस और प्रशासनिक टीम इसको लेकर लगातार जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि यही वह आश्रय गृह है और इसका गेट नंबर 2 है, जहां से बच्चों के फरार होने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस कैंपस में, जिस बिल्डिंग में बच्चे रह रहे हैं, उसी में कई वार्डन की ड्यूटी लगी हुई है, उसी में जो सुपरिटेंडेंट अविनाश डे है उनकी ड्यूटी है।
नरौली वृहद आश्रय स्थल से एक साथ 10 बच्चों के भागने की घटना ने एक बार फिर बिहार के बाल गृहों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बिहार की कोई पहली घटना नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में सुपरिटेंडेंट, वार्डन और सुरक्षा गार्ड की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। प्रशासन ने ड्यूटी में लगे 6 होमगार्ड के जवान को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया। बताया जा रहा है कि जब बच्चे फरार हुए तब गार्ड सो रहे थे। वहीं प्रबंधन की लापरवाही को देखते हुए डीएम के आदेश पर एक जांच कमेटी भी बनाई गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बाल गृह के सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई कब होगी? होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटाने से क्या हो जाएगा? लापरवाह अधिकारियों और स्टाफ पर कब शिकंजा कसा जाएगा? आखिर बच्चे इतने मजबूत सुरक्षा को तोड़कर कैसे फरार हो गए? अब बाल गृह से बच्चों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बाल गृह से फरार तीसरे बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने अब तक 3 बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पूसा इलाके से पुलिस ने 2 और कल्याणपुर इलाके से तीसरा बच्चा मिला है। डीएसपी शिवानी श्रेष्ठा और एसआई सुखविंदर नैन ने तीनों बच्चों को ढूंढा है। अन्य की तलाश में कई लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। रविवार की रात में बाल गृह नरौली से 10 बच्चे फरार हो गए थे। नालंदा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 12 साल के बच्चे की मौत के बाद गांव में बवाल हो गया है। जानकारी के मुताबिक एक नींबू तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक मासूम की हत्या कर दी गई, जिससे सकरावा गांव में जमकर बवाल हुआ। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 12 साल के बच्चे की हत्या के बाद भीड़ का आक्रोश भड़क उठा। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोप है कि नींबू उठाने के बाद गोरख मियां ने बच्चे पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे बच्चे के सिर की हड्डी टूट गई और उसकी हालत नाजुक हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसके बाद भीड़ का आक्रोश भड़क उठा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों पर लाठियां चलाई, जिससे और गुस्सा फूट पड़ा है। बच्चा के साथ लेमू चलते हैं। लेमू क्या था? लेमू नहीं भी बिकता है बाजार में, काजी लेमू। वही लेमू बच्चा तोड़ने थी, कौची का खेल रहा था गोली, वहाँ से वो लेमू गिरा था, बच्चा उठा लिया। उठाने के बाद उसको चाहिए सर कि हम बच्चा किसको जुर्माना लेता, लेमू तोड़ लिया था। तो आप लेमू का बच्चा को मारा, 2 हथों लाठी बच्चा को मार दिया सर। और आपको बता दें कि ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है गोरख मियां पर बच्चे की हत्या का आरोप है। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है और क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है अब तक? जी, बता दो कि पूरा मामला जो है अस्थामा के सकरावा गांव की है, जहां नींबू तोड़ने को लेकर जो है एक बच्चे को जो है पीट कर हत्या कर दी गई। उस मामले में जो है लोग काफी आक्रोशित हो गए थे और इसी से जो है जमकर पथराव भी किया गया और एक गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। घटना पर पहुंची है और मामले को शांत कराने का प्रयास किया है। फिलहाल इस मामले में जो है एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और पूरे जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि मामला जो है शांत रहे। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए अभिषेक। बढ़ते हैं आगे। बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। सोमवार को ओपीडी के दौरान एक पूर्व मुखिया द्वारा ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई थी, जिससे आक्रोशित होकर स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इस अचानक हुई हड़ताल के कारण ओपीडी और जांच समेत तमाम सेवाएं बंद रहीं, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। कई लोग जो है मीटिंग कर रहा है, जो हम लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए हम लोग दरखास्त दे करके तब काम पर वापस आएंगे। अभी काम रुकिए, बैठिए। पूर्व मुखिया नंदलाल ठाकुर नाम उनके द्वारा जो है सो अभद्र व्यवहार किया गया और बहुत सारा अभद्र व्यवहार किया गया और भी स्टाफ के साथ और डॉक्टर खुर्शीद आलम के साथ। तो हमने फ़ोन पर ही जानकारी लिया और उसके बाद आज सुबह में पता चला कि सब लोग हड़ताल पर चले गए, काम ठप कर दिया। समस्तीपुर में एक दिव्यांग युवक की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक का शव गांव से बाहर चौर में मिलने के बाद पूरे इलाके में
दहशत का माहौल है। मृतक के गर्दन और पीठ पर चाकू के कई निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय विकास कुमार महतो के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह आयोजित था, उसी में शामिल होने के लिए विकास कुमार महतो भी घर से निकला था। देर रात जब विकास घर वापस नहीं लौटा, तब परिजनों ने चिंता जताते हुए उसकी तलाश शुरू की। सुबह खेत में शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोज खाया है 10, 11, 12 बजे रात तक। उसको बाद पता नहीं कौन ले गया, उसको फुसला करके गर्दन के नीचे पिट्ठी में चाकू भोंक दिया। चाकू नहीं घिंचाया है, वो अपना गंजी खोल के भी घिंचाया, नहीं घिंचाया। गंजी भी उसको साथ में, चाकू भी उसको देह में। पीठ के पीछे जो है वो चाकू खोद करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, एफएसएल वगैरह भी आई है और डीआई को भी संपर्क किया गया है। डॉग स्क्वाड को भी बुला रहे हैं हम लोग। क्या लगता है? देखिए वैसे तो हाँ बिल्कुल, वो तो सामने से दिख रहा है, क्योंकि पीठ पे है, खंजर घोपा हुआ टाइप है। मोतिहारी में कॉलेज गेट पर सोमवार को एक छात्र की बेरहमी से हत्या ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कॉलेज गेट पर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस नदारद रहती है। हालांकि पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। हत्याकांड में दोस्त ही कातिल निकला। कोटवा में परीक्षा देने आए छात्र रितेश यादव की सरोज यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर 15 बार चाकू से गूंथकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े कॉलेज गेट पर हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक आरोपी गुड्डू यादव को गिरफ्तार किया है। 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल मृतक रितेश की बहन से सरोज यादव का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी मामले को लेकर रितेश ने 1 साल पहले सरोज की पिटाई की थी और इसी का बदला लेने के लिए सरोज यादव ने रितेश यादव की हत्या कर दी। हत्या के बावजूद कॉलेज में पुलिस बल की तैनाती नहीं है, जिससे बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा को लेकर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही। साथियों के साथ इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था और जिसमें मृतक रितेश कुमार सरोज यादव को पूर्व में पिटाई किया था, चाकूबाजी किया था, जिसके संदर्भ में कल्याणपुर थाना में 441-25 का दर्ज किया गया था। फिर उसी प्रतिशोध को लेकर घटना के दिन सरोज राय अपने जो पकड़ाया है गुड्डू यादव, जो इसके भाई का सार है, और अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां डांस में हथियार लहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मोकामा विधायक अनंत सिंह समेत 9 अभियुक्तों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अपने हथियार और लाइसेंस का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 15 मई तक हथियार और लाइसेंस की जांच कराने के लिए नोटिस जारी किया गया। पुलिस को वायरल वीडियो में दिखाए गए हथियारों के प्रतिबंध होने का संदेह है और इसी को लेकर अब हथियारों की वैधता और लाइसेंस की जांच कराई जाएगी। बता दें कि 2 और 3 मई को हथियार प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद गोपालगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच शुरू की। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह समेत 9 अभियुक्तों को आज नोटिस जारी किया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि तमाम जो अभियुक्त हैं वो अपने हथियारों के साथ सदैव रूप से मीरगंज थाने में उपस्थित हो और हथियारों का सत्यापन कराएं। गोपालगंज पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन हथियारों का प्रदर्शन किया गया था उन हथियारों का लाइसेंस क्या है, किस टाइप के वो हथियार थे, इसके लिए सभी अभियुक्तों को गोपालगंज पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस जारी करने के साथ ही एक टाइम बाउंड भी किया गया कि 15 मई तक सभी अभियुक्तों को मीरगंज थाने में आकर अपने हथियारों का सत्यापन कराना होगा। और इसी कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह के समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई हथियारों का प्रदर्शन किया गया था और इसी वीडियो पर गोपालगंज पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब सभी अभियुक्तों को नोटिस भेजा गया है। गोविंद कुमार।